नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि ईरान युद्ध में जितने भी बड़े बड़े धुरंधर थे उनका धुआं निकल चुका है। और हम आपको ऐसी 5 खबरें इस वक्त बताने जा रहे हैं जिससे साबित होगा कि अभी तक इस युद्ध में कोई भी नहीं जीता है, ना ईरान जीता है और ना ही अमेरिका और इजराइल जीत रहा है। लेकिन हाँ, एक पक्ष हम जरूर कहेंगे कि ईरान ने जिस ताकत के साथ पलटवार किया है उसको अगर हम देखकर ये कहें कि ईरान यहाँ पर एक तरीके से बाजी मारता हुआ दिख रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप 5 मुख्य खबरें समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि युद्ध किस लेवल पर पहुंच चुका है और उसको कैसे अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने दबाया है खबरों को जो ईरान ने हमले किए हैं अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ने मियामी में आज ये इस बात को कबूल किया है कि हमारा जो सबसे बड़ा सबसे आधुनिक परमाणु रिएक्टर से चलने वाला युद्धपोत जेराल्ड है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, उसके ऊपर 17 दिशाओं से ईरान ने भीषण हमला किया था और हम बड़ी मुश्किल से उसको बचा पाए हैं। ये खुद ट्रंप ने बोला है। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है वहां पर ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइलों से ज़बरदस्त हमला हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, मैं फिर बोल रहा हूं, ये ईरान की तरफ से दावा किया है आईआरजीसी ने कि हमने या तो 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है या वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक चीज़ ईरान की बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ सामने आ चुकी है कि एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो KC-135 विमान वाहक पोत को जो भरते हैं ना, उसके अंदर तेल भरते हैं, तेल टैंकर, वो बहुत बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं। कई रडार सिस्टम तबाह हुए हैं जो ई क्लास के हुआ करते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर इसके अंदर यह है कि यूएन में पहली बार इजराइल के राजदूत एराड गिरान ने बोला है कि मैं इस बात को पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि इस वक्त इजराइल के अंदर हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं ईरानी हमलों की वजह से, क्योंकि हमको ईरान के हमलों से बचने के लिए सिर्फ 15 सेकंड मिल रहे हैं। और चौथी खबर, इसका भी हम आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और चौथी बड़ी खबर आपको फिर एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ईरान अब ऐसी मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है थैंक यू इंडिया, यानी कि धन्यवाद भारत के लोगों, आपका धन्यवाद। ऐसी टैगलाइन लगाकर वो मिसाइलें जो है वो इजराइल के ऊपर दाग रहा है, अमेरिकी ठिकानों पे दाग रहा है। और इस तस्वीर को खुद किसने ट्वीट किया है? मुंबई में जो ईरानी दूतावास के राजदूत हैं उन्होंने इसको पूरा शेयर किया है कि देखिए हम अपने दोस्तों के नाम पर मिसाइलों के नाम लिख रहे हैं, उसके ऊपर उनका धन्यवाद दे रहे हैं, उसके बाद हम इजराइल पर और अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इसकी मैं पूरी डिटेल दूंगा आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे नीचे लिखी हुई है कि पाकिस्तान की ज़मीन से ईरान पर अटैक, यही वजह है कि अब पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक बहुत बड़ा ज़मीनी हमला कर सकते हैं। और इसको लेकर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के बीच एक ज़बरदस्त मीटिंग हो चुकी है, जिसके अंदर एक और भी खबर आ रही है कि 30 मार्च को एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जिसके बाद हमले की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उस खबर पे चलते हैं जो इस वक्त इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो हमला ईरान ने किया है अमेरिका के युद्धपोत पर, यह किया था मार्च के मध्य में, यानी कि 12 मार्च से लेके और 18 मार्च के बीच में। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 12 मार्च को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और उसकी जो ड्रोन थे, उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं और जो ड्रोन थे, उन्होंने एक साथ 17 दिशाओं से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर हमला किया। यह हमला इतना तीखा था और इतना भयानक था कि यूएस जेराल्ड फोर्ड के जो कमांडर्स थे या जो उनके जो ऑफिसर्स थे उनको बचने का मौका ही नहीं मिल रहा था पलटवार करने का। एक तरीका ये होता है कि जब मिसाइलें अटैक करने आती हैं तो उसका काउंटर किया जाता है। तो ईरान ने इतना भीषण और बड़ी तादाद में अटैक किया उस युद्धपोत के ऊपर कि हर 32 सेकंड के अंदर उस युद्धपोत से एक एक जेट को बड़ी तेजी से उड़ाना पड़ा, वरना भयंकर तबाही होती। आपको अच्छे से पता होगा कि जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन, उसने क्या बोला था कि हमने तकनीकी वजहों से यूएसएस जेराल्ड को हटा दिया है युद्ध के मोर्चे से, अब उसकी सूडो द्वीप में मरम्मत चल रही है। भाई साहब, ये कोई मरम्मत नहीं चल रही है। जो धुरंधर भरकर ट्रंप ने अपना जेराल्ड युद्धपोत जंग में उतारा था, उसका धुआं ईरान के हमलों से निकल चुका है। और आपको अच्छे से याद होगा कि ये वही युद्धपोत है जिसके पहले टॉयलेट खराब हो गए 300 से ज़्यादा, फिर यही युद्धपोत पर एक साथ 600 बेड्स में आग लगी। बताया गया कि वहाँ का जो सैनिकों के लिए जो बिस्तर थे उसके युद्धपोत के अंदर, वो जल के खाक हो गए। और उस आग को बुझाने के लिए अमेरिका के जो युद्धपोत पे जो अग्निशमन का जो डिपार्टमेंट होता है, युद्धपोत बहुत बड़ा एक शहर ही होता है समझ लीजिए, उस युद्धपोत के अंदर जो अग्निशमन डिपार्टमेंट था उसको उस भीषण आग को बुझाने के लिए 30 घंटे लगे थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका
जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा था कि मेरा यूएसएस जेराल्ड आ रहा है, अब्राहम लिंकन मैदान में आ चुका है और जॉर्ज बुश लाइन में है, पीछे से आ ही रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो ईरान को तबाह और चौपट कर देगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान में भीषण तबाही हुई है, उसके सारे बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन जो लड़ने का, जंग का जो जज्बा है, उसने ईरान को इतनी बड़ी बढ़त दे दी है कि अब पाकिस्तान के तक ये युद्ध पहुंच चुका है। उसकी मैं अभी डिटेल आपको बहुत जल्द बताने जा रहा हूं। आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान जैसा देश ईरान के साथ ऐसा कर रहा है इस्लाम के नाम पर, जो कभी भी उसको शायद नहीं करना चाहिए था। और खुद पाकिस्तानी इस कदम से हैरान है कि आखिर ईरान के साथ इतना कहते हैं ना गहरी साजिश पाकिस्तान बाकी मुल्कों के साथ मिलकर, अरब देशों के साथ मिलकर क्यों कर रहा है। इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि जब जेराल्ड पर 17 दिशाओं से हमला हुआ तो उसके कई चैम्बर्स में भयंकर आग लगी, और वो भयंकर आग जो थी वो उनके उन बिस्तरों तक पहुंच गई जहां पर नौसैनिक सोते हैं। और आपको बता दूं, ये अमेरिका का युद्धपोत 1 लाख टन भारी है बिना हथियारों के। अगर हथियार इस पर लाद दिए गए तो इसका वजन हो जाता है 1,32,000 टन। और ये एक ऐसा युद्धपोत है जो परमाणु ऊर्जा से चलता है, यानी कि एक बार इसके अंदर जो रिएक्टर चालू हो गया तो इसे महीनों तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप देखिए, जिस जेराल्ड को लेके आए थे युद्धपोत में, 28 फरवरी को पहला अटैक हुआ, उसके बाद जेराल्ड जो फोर्ट जो था वो 12 मार्च के बाद दिखाई नहीं दिया है। अब सूडा बे के अंदर अपनी मरम्मत करा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। उसको युद्ध से बाहर कर दिया ईरान ने पूरी तरीके से। और उसमें क्या हुआ, इसमें जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें जो थी ईरान की, उन्होंने बिल्कुल चकमा देते हुए एयर डिफेंस को और सीधे जाके युद्धपोत को हिट किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस युद्धपोत को बचाने के लिए कम से कम 10 जो डिस्ट्रॉयर थे, या जो उसके संग में युद्धपोत जो छोटे क्लास के होते हैं जिनका काम ही है कि दुश्मन की मिसाइलों को मारना, दुश्मन के विमानों को गिराना, वो कर क्या रही थी, वो क्यों नहीं बचा पाई। आखिर ऐसा क्या था ईरान की मिसाइलों के अंदर खास जो सबको चकमा देते हुए आई, और सीधा का सीधा जो अटैक था वो उन्होंने जेराल्ड फोर्ट पर कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर 17 दिशाओं से ईरान ने अटैक किया तो वो 17 दिशाओं की गिनती कौन कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 17 दिशाएं सिर्फ ईरान की तरफ से आ रही थी या किसी और द्वीप का इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर पूरी तरीके से अमेरिकन और इजरायली मीडिया ने चुप्पी साध ली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अब आगे जाते हैं कि ये बात आखिर ट्रंप ने अब क्यों बताई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त एक भयंकर मुहिम ट्रंप के खिलाफ चल रही है जिसका नाम है नो किंग्स, यानी कि कोई भी अमेरिका में अब किंग नहीं रहेगा। जो अपने आप को किंग समझता है, तुर्रम खां समझता है, धुरंधर समझता है, उसको हम लात मार के बाहर निकाल देंगे। अमेरिका की जनता ये चीख चीख कर कहने लगी है। कहने का मतलब ये है कि ट्रंप के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव आ गया विपक्ष की तरफ से, खुद सरकार के अंदर से और कुछ कमांडर्स की तरफ से, कि उनको अब ये सच्चाई बतानी पड़ रही है कि अमेरिका को इस जंग में कितना नुकसान हुआ है। और इसीलिए उन्होंने मियामी में बोला कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने 32 सेकंड के अंदर अपने सारे लड़ाकू विमानों को युद्धपोत से उड़ा लिया और उनको बचा लिया। वो जो रात थी, रात में 1 बजे जब हमला किया था, वो बहुत ही भयानक थी। अभी तक किसी ने तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि 12 मार्च 2026 को रात में 1 बजे ईरान की मिसाइलों ने धुआं निकाल दिया जेराल्ड फोर्ट का, और अब वो सूडा बे में जाके अपनी मरम्मत करा रहा है, मरहम पट्टी करा रहा है, इसको ऐसे कहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आज की आ रही है वो है सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ये एक ऐसा एयरबेस है जहां से सबसे ज़्यादा टेक ऑफ B-2 बमबरशक के लिए, रिफ्यूलर के लिए अमेरिका के विमान करते हैं। और उसमें कौन सा है, KC-135 टैंकर विमान जो हवा में उड़ता है और अपने पीछे वाले हिस्से से एक पाइप को निकालकर B-2 बमबरशकों को तेल भरता है। यही उसका काम है और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना B-2 बमबरशक ईरान में, पूरे ईरान के अंदर बम मार ही नहीं सकता जब तक कि वो तेल नहीं भरेगा। लेकिन सबसे यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट, पहले ही सऊदी अरब को इतना ज़्यादा नुकसान वो ईरान पहुँचा चुका है। सऊदी अरब में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ईरान ने अटैक ना किया हो। लेकिन प्रिंस सुल्तान एयरबेस के बारे में माना जा रहा था कि अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ साउथ कोरिया से अपने एयर डिफेंस मिला के वहाँ डिप्लॉय किए थे, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो साउथ कोरिया से उसने अपने एयर डिफेंस मंगाए हैं वो यहाँ काम करेंगे, लेकिन उसको भी चकमा दे गए। अब ऐसे हालात में वहाँ पे क्या हुआ, तेल टैंकर सारे उड़ा दिए। KC-135 आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसकी गिनती स्पष्ट नहीं है। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने कम से कम 5 से 6 उड़ा दिए हैं, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं उसमें इतना तो कंफर्म है कि कम से कम 3 एयर टैंकर जो हैं उनके उड़ा चुका है वो। लेकिन ईरान का यहाँ पे एक बड़ा संगीन और कहना बड़ा ही गहरा दावा किया गया है। ईरान ने 2 टूक कहा है कि जब हमने ये हमला किया प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, तो वहाँ पे मौजूद
अमेरिका के जितने भी सैनिक थे वो लगभग सभी घायल हुए हैं। ऐसा उसका दावा है आईआरजीसी का कि हमने या तो 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है या फिर वो बुरी तरीके से घायल हैं। ये थी दूसरी खबर का पूरा प्रारूप जो मैंने आपको समझाया, और मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि इन खबरों को सोचकर आप सोचिए, एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन किस पे कितना भारी है और अभी तक की बाजी मारता हुआ कौन लग रहा है। हालांकि पेपर पे साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से तबाह हो रहा है, और अभी भी ट्रंप ने आज एक बयान दिया है मियामी में ही कि हमें अभी ईरान के अंदर 3,554 टारगेट्स को और तबाह करना है। आप समझिए, वो ट्रंप जो कह रहे थे कि हम 6 अप्रैल 2026 से पहले ईरान के तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, वो आज एक नया डेटा लेके आए और उन्होंने बोला कि हम अब 3,554 टारगेट्स ईरान में और तबाह करेंगे और हम कोई भी इलाका अब नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि ईरान जो है उसने सीधा सीधा बोला है। अभी थोड़ी देर पहले जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, जिनको बहुत ही लिबरल, बहुत ही कूल माना जाता है, वो तक इतना ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने बोला कि अगर भूल कर भी हमारे उन संसाधनों पे आपने अटैक किया जो आर्थिक रूप से पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है या तेल संसाधनों पे हैं, तो फिर हम इस विनाश की गारंटी नहीं लेंगे कि कहाँ पे कितना विनाश होगा। और ये ईरान ने प्रूव करके दिखा दिया है कि वो 2 न्यूक्लियर पावर अमेरिका और इजराइल से डटकर लड़ रहा है। उससे एक रत्ती भर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी कितनी तबाही हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ईरान की एयरफोर्स पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान की नौसेना बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। उसके पास अब वो नौसैनिक ताकत नहीं बची है जो उसके पास थी। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि ईरान की मिसाइल पावर आज भी उतनी ही ताकतवर मानी जा रही है जैसी 28 फरवरी के बाद से ईरान ने अपने हमले करके अमेरिका और इजरायली अड्डों पर दिखाए थे। कहने का मतलब यह है कि ईरान के जो तेवर हैं वो इतने ज़्यादा जुझारू और इतने ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि वो मरने का कोई भय ही नहीं रह गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ईरान जो वो सुसाइड मोड में चला गया है। और इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि बौखलाहट में जब ट्रंप बोल रहे थे कि हम 10 दिन तक इनके तेल ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, उसी दौरान इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सबसे पहले रदकान और अराक, ये 2 ऐसे परमाणु ठिकाने हैं ईरान के अंदर जिसके ऊपर पिछले 24 घंटे में ज़बरदस्त हमला हुआ है। अभी तक कहते हैं जो रेडिएशन होता है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रेडिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से वहाँ बम मारे गए हैं। और ऐसा दावा है कि 3 घंटे के अंदर 50 लड़ाकू विमान जो थे वो इजराइल के उड़े और उन्होंने इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान के अंदर, जो इकलौता एक ऐसा प्लांट है ईरान का जहां बिजली का उत्पादन यूरेनियम के थ्रू होता है, यानी कि एक परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, उसमें भी रशिया की तमाम आपत्तियों के बावजूद बहुत ज़्यादा हमले किए गए हैं। और यही वजह है कि जो वहाँ 300 लोगों का स्टाफ था, जिसमें सभी टॉप लोग जो इंजीनियर्स थे, जो अफसर थे और जो मेंटेनेंस का काम देखते हैं वहाँ बुशर के अंदर, वो टोटल के टोटल रूस के हैं या रशियंस हैं। उनमें से 300 में से 184 लोगों को रशिया ने वापस बुला लिया है। जो इमरजेंसी के लिए वहाँ पर लोग रोके गए हैं उनको वो जल्द ही वापस बुला लेगा। इस खबर के पीछे का सच ये है कि अगर बुशर प्लांट में बड़ा धमाका हुआ तो आसपास का कोई इलाका नहीं बचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 खबरें अब आपको सिर्फ मुझे बतानी है। दूसरी खबर आप पहले सुनिए कि पाकिस्तान की ज़मीन पे क्या जहर उगला जा रहा है और कैसे ईरान को फंसाने के लिए तरह तरह के हथगंडे अरब देश और तुर्की मिलकर इसको कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईरान को लेके कम से कम 3 से 4 मीटिंग हो चुकी हैं। बीच में तुर्की भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और मिस्र भी आ चुका है। ऐसी स्थिति में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ट्रंप ने बहुत अच्छे से अपना मोहरा बना लिया है। अभी आपने 2 दिन पहले सुना था कि पाकिस्तान के झंडे लगे 10 तेल टैंकर आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए निकल गए और ईरान ने उनको जाने दिया। उन्होंने कहा कि हम इनका स्वागत करते हैं, ये जाएं। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? ईरान अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान उसको डिच करेगा, धोखा देगा, उस पर हमला करवाएगा, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी जो भौगोलिक कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान ही एक ऐसा सबसे ज़बरदस्त रास्ता है जहां से ईरान पर बहुत भीषण हमला ज़मीनी हो सकता है। और आप खबर लगातार सुन रहे हो कि अमेरिका लगातार 10,000 नए अपने मरीन सैनिकों को और 82 एयरबॉर्न डिवीज़न को तुरंत ईरान के ऊपर उतारने जा रहा है। तो हो सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ना उतरकर पहले इधर की तरफ से एंट्री करें, या कोई और प्लान भी हो सकता है जो अभी तक लीक नहीं हो पाया है या उसको डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन अब ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। नंबर 1 बात आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो है ज़मीन पर 909 किलोमीटर, और ऐसे 3 बड़े रास्ते, बड़े आसान रास्ते हैं जहां से पाकिस्तान से ईरान बड़े आराम से जा सकते हो।
हालांकि वो बहुत पहाड़ी इलाका, थोड़ा रेतीला इलाका है, और ये बलूचियों वाला जो इलाका है ना, बलूचिस्तान और ये दोनों तरफ का इलाका वहाँ आपस में जाके जुड़ता है। तो ईरान को डर है कि पाकिस्तान अगर अब अमेरिकन सैनिकों को अपने यहाँ से एंट्री कराएगा, या कोई स्पेशल ऑपरेशन होता है, या पाकिस्तान की सीमा से घुसकर पैराट्रूपर्स सीधे ईरान के अंदर खास जगहों पे उतरते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें मदद कर दे। और उसके जिंदा सबूत ये हैं कि 30 मई को एक बहुत बड़ी मीटिंग पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें मिस्र है, और जिसमें तुर्की है, और खुद पाकिस्तान है। ये ठेका जो दिया गया है वो जनरल मुनीर को दिया गया है, जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, और उनको ये बोला गया है कि भाई आपको हर हालत में ईरान को किसी भी कीमत पर समझाना होगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो मुनीर थे वो ट्रंप का 15 शर्तों का एक प्रस्ताव लेने गए थे, और उधर मतलब उनको भेजा गया था चिट्ठी के थ्रू, और उधर से ईरान ने अपनी 5 शर्तों वाला एक ऐसा समझौता इनको भेज दिया, जिसको देखकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बिलबिला गए। और स्थिति ये हो गई कि ट्रंप और नेतन्याहू आपस में लड़ने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम ईरान को अच्छे से दबा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो तेल टैंकर वाली चाल थी पाकिस्तान की, वो ये दिखाने की थी कि अगर ईरान हमसे हमारे तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा तो हमें दुश्मनी देने का मौका मिल जाएगा। ईरान भी में ऐसा लगता है ईरान में भी कोई चाणक्य बैठा हुआ है, ईरान में भी कोई धुरंधर बैठा हुआ है, भाई साहब ऐसा धुरंधर बैठा हुआ है जिसके पास चाणक्य जैसा दिमाग है, और जिसके अंदर कहते हैं ना बाहुबली जैसी हिम्मत है। और यही वजह है कि उसने क्या किया, इनको तेल टैंकर दे दिए, बोले एक काम करो, तुम वैसे भी भूखे नंगे हो, तेल की तुम्हारे यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई, तुम एक काम करो, 2 टैंकर तुम ले जाओ, एक भारत को भेजो, 2 चीन को भेजो, एक थाईलैंड को भेजो। इस तरीके से उसने 10 टैंकर निकाल दिए। ट्रंप बड़े खुश हो गए, उन्हें लगा कि दुनिया में हम ये बताएंगे कि देखिए ईरान हमसे डर रहा है। 10-10 तेल टैंकर उसने हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल दिए। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों किया? ईरान ने दुनिया को ये बताया कि हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जो जंग लड़ रहा हूँ वो इस्लाम के लिए या इस्लामिक देशों के लिए लड़ रहा हूँ, ये मेरी जंग किसी भी व्यक्तिगत देश से नहीं है, खासतौर से खाड़ी के देशों से। उसने सीधा बोला है कि मेरी जो दुश्मनी है वो अरब देशों से है, जो अपने ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, और मेरी इजराइल और अमेरिका से है। ये शुरू से ईरान कहता चला आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 909 किलोमीटर का बॉर्डर है, अगर वहाँ से अमेरिकी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों और कुछ टैंकों के साथ, और हो सकता है कि ये पाकिस्तानी सेना भी उसमें शामिल होकर अगर जाती है, तो ये ईरान के लिए एक बहुत ही घातक और चैलेंजिंग पॉइंट बन जाएगा, और शायद उससे बाहर निकलना फिर ईरान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, कोई भी युद्ध कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे आप अंतरिक्ष से मार दो, चाहे आसमान से मार दो, चाहे समंदर से मार दो, लेकिन असली कब्जा और असली जीत जो होती है वो हमेशा ज़मीन पर होती है। और इसीलिए शायद अमेरिका और इजराइल को अब ये लगने लगा है कि जब तक हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका को यह बहुत भयानक डर है कि अगर हमने ईरान में डायरेक्ट अपनी सेना उतार दी और 10,000 सैनिकों को वहां पहुंचा दिया, तो ऐसा ना हो कि जो 10 लाख सैनिक हैं ईरान के, जिसमें IRGC के सैनिक हैं, रूटीन ईरानी सेना है और बसीज है और कुछ स्वतंत्र इलाके, इनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है, अगर वो पूरे 31 प्रांतों में फैल गए और मोर्चे उन्होंने संभाल लिए, तो अमेरिका के लिए ये एक, मैं बता रहा हूँ, ईरान जो है वो नरक या जहन्नुम का रास्ता बन जाएगा। और जिसको बोलते हैं कि सिर पड़ते ओले गिरे, यानी सिर मोड़ते ही ओले पड़े, ये स्थिति आ जाएगी अमेरिका के लिए। अब अमेरिका चाहता है कि उसकी किसी तरीके से नाक बचे, तो अब पाकिस्तान का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब ने इतना ज़्यादा दबाव बना दिया जिसका कोई ठीक नहीं है। आपको पता ही होगा, अभी कुछ ही दिन पहले जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे गए थे। इसके अलावा जनरल फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर वो कई बार बात कर चुके हैं। इस समय तो वही सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ईरान के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसको लेकर पाकिस्तानियों में बड़ा गुस्सा है। वो उनका साफ कहना है कि जब हमारे इस्लामिक मुल्क के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा है तो हम अमेरिका का साथ क्यों दें? अमेरिका ने तो हमें वैसे ही बर्बाद और कंगाल किया पाकिस्तान को, अब और हमें कितना बर्बाद कराओगे? कल को अगर ईरान के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन से हमला होगा तो आप ये मान के चलिएगा, जिस रास्ते से ये सेनाएं घुसेंगी वहाँ पे ईरान सीधा हमला करेगा। और फिर आपको बता दें वो फिदाइन मोड में है, उसको रोक नहीं पाएगा कोई देश। और यही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आज ईरान की, कहते हैं ना, हार की जीत हो रही है। ईरान को हारते हुए आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे हार की जीत हो रही है। हम लोग ने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है कि हार की जीत कितनी मीठी और कितनी ज़बरदस्त होती है। तो इस समय जो ईरान की हार की जीत हो रही है वो ये दिखाती है कि अगर वो 1 महीने से लड़ रहा है तो वो ये साबित करता है कि ईरान के हथियार नहीं लड़ रहे हैं,
ईरान का जज्बा लड़ रहा है, उसकी हिम्मत लड़ रही है, उसका कमिटमेंट लड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब लीडरशिप पूरी खत्म हो गई तो पूरा ईरान अपने आप को खुद खामनी समझने लगा है और उनकी विरासत को बचाने के लिए पूरा ईरान, यानी कि कहना चाहिए कि 9 साढ़े 9 करोड़ जो वहाँ की जनता है, उसमें से मान के चलिए 80-90% जो है वो खामनी शासन की सत्ता को, उनके शासन को हर हालत में बचाना चाहती है। और यही वजह है कि ईरान जो है वो हर मोर्चे पर ज़बरदस्त पलटवार कर रहा है। जैसे ही इजराइल ने इसके 2 परमाणु ठिकानों पे हमला किया कल रात में, आज क्या किया, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास कम से कम 5 या 6 बैलिस्टिक मिसाइलें मार दी हैं और वहाँ लगातार सायरन बज रहे हैं। लगातार सायरन का मतलब ये है कि इस पे पहले भी आपको बता दें, इस पे पहले भी 17 मार्च को एक बड़ा अटैक हुआ था डिमोना के ऊपर, उसके बाद अब फिर अटैक हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ईरान चाहेगा तो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के जो बिल्कुल सेंटर, जो एपिक सेंटर है, वहाँ पे सीधी मिसाइल मार सकता है, लेकिन वो भी बच रहा है। वो जानता है कि अगर उसने डिमोना को उड़ा दिया तो पूरे इलाके में तबाही आ जाएगी। और ईरान के ऊपर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 90 से 95 किलोमीटर दूर यरूशलेम है, अल अक्सा मस्जिद है। ये वो इलाका है जो न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर जो कहते हैं रेडिएशन होगा उसकी चपेट में आ जाएगा, या उसमें बहुत से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। एक स्टडी में साफ बोला गया है कि अगर ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया तो आप मान के चलिए शुरू के 10 मिनट में ही 2 लाख लोग मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई कुछ कर ले। और यही सारी जो आंकड़े देख के आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसका एक सबसे जिंदा सबूत मिला है कि ईरान इजराइल को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। तेल अवीव, हाइफा, सफ़ेद, नेगवे, ये वो इलाके हैं जहां बिल्कुल, यरूशलेम, ये वो इलाके हैं जहां ईरान कहते हैं हर दिन मिसाइलें और ड्रोन मार रहा है। हालांकि ये दावे किए जाते हैं कि अमेरिका इजराइल के 20 हमले और ईरान का 1 हमला, जो कहते हैं ना 1 मिसाइल मार पा रहा है, अगर वो 20 मार रहे हैं तो ये 1 मार पा रहा है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ईरान जो है उसका पलटवार ही इतना ज़बरदस्त है कि उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के जो UN राजदूत हैं, गेरार्ड एबन, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सीधा बोला है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इजराइल में इस वक्त 15 सेकेंड बचने का वक्त मिल रहा है, सिर्फ 15 सेकेंड। अगर मिसाइल हमला होता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से कई जगहों से हो रहे हैं, उसमें सीधा बोला गया कि अगर 15 सेकंड में हम बच पाए तो बच गए, वरना हम मारे जा रहे हैं, हमारे लोग या घायल हो रहे हैं। उन्होंने वर्ड मारे जाना यूज़ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बोला है। और उन्होंने अपना सायरन सुनाया, जो इजराइल में सायरन बजते हैं उसको उन्होंने पूरे UN में सुनाया कि देखिए ऐसा सायरन पूरे इजराइल में बज रहा है और हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड है। अगर 15 सेकंड में हम बंकर के अंदर या शेल्टर में नहीं पहुंचे तो हमारे यहाँ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और दुनिया को इस पर बोलना चाहिए, ईरान के खिलाफ बोलना चाहिए। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के जो माहौल है वो ईरान के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है, उनके पक्ष में कम आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका और इजराइल आपस में भिड़ गए हैं। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अभी हम 2-3 हफ्ते और लड़ेंगे, बाकी ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें युद्ध को ख़त्म करना है। जो रक्षा मंत्री हैं पैट हेग्सेथ, वो ये बोल रहे हैं कि साहब हम तो इसको अंतिम प्रहार जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जनरल डैन कैन बोल रहे हैं अमेरिका के कि भाई जब मैंने ट्रंप से मना किया था युद्ध मत करो, तब वो युद्ध करने लगे। अब मैं जब कह रहा हूँ युद्ध करो तो ये कह रहे हैं कि यार वापस आ जाओ। ये मैं नहीं मानूंगा, मैं एक जनरल हूँ, मैं कभी भी इतिहास की किताबों में ये नहीं लिखवाऊंगा कि जनरल डैन कैन ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जहां से वो पीठ दिखा के भागे या उनको मार पड़ी। तो जनरल डैन कैन जो नाक है, इसमें अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी नाक हो गई। उसमें सबसे लंबी जो नाक है वो किसकी है? ट्रंप की। उसके नीचे फिर आएगी मार्को रूबियो विदेश मंत्री की, उसके बड़ों में आएगी किसकी? रक्षा मंत्री पैट हेग्सेथ की। साथ में किसकी आएगी? जनरल डैन कैन की। ये जो नाक की लड़ाई चल रही है पेंटागन और व्हाइट हाउस के अंदर, उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया में तेल का कलेश मच गया है और $118 तक जो पर बैरल है ये तेल के दाम पहुंच चुके हैं। मैं इस चीज़ को बहुत जल्द समाप्त करने वाला हूं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईरान ने एक ऐसा ट्वीट किया है, वो भी मुंबई में ईरानी राजदूत ने, और उन्होंने दावा किया है कि भाई देखिए हमने क्या किया है, हमने देखा है कि जो भारत है उसका रुख बड़ा स्पष्ट और साफ है। वो साफ दिखाना चाह रहा है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, इस युद्ध को रुकना चाहिए और इसीलिए हम भारत को सलाम करते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिसाइलों के ऊपर लिखा कि भारत के लोग हम आपके आभारी हैं, यानी कि आपका धन्यवाद, और मिसाइल को लिखकर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पे दाग दिया। ऐसी मिसाइलों पर 4 देशों के नाम लिखे गए। एक भारत का नाम लिखा गया है, पाकिस्तान का लिखा गया है, जर्मनी का लिखा गया है और स्पेन का लिखा है। आप हमारे इस पे लगातार आप देख रहे होगे, ये देखिए भारत के लोगों धन्यवाद, ये मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम नहीं बताया गया, क्या लिखा है? थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों धन्यवाद। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ IR ईरान इन, ये भारत में मुंबई से किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत के लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। इस ट्वीट का बहुत ही गंभीर
और बहुत ही गहरा मकसद है। इसका ये है कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की जो धाक है वो ये दिखाती है कि इजराइल और ईरान दोनों हमारे मित्र हैं, हमें दोनों को कैसे संभाल के रखना है और दोनों को किस तरीके से इस युद्ध से बाहर निकालना है, यही भारत का मकसद है। और इसीलिए भारत सरकार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए ईरान हमारे तेल को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब बाहर निकलते हैं तो उनको गार्ड करता है कि आप सुरक्षित बाहर निकलिए, हम आपके साथ जा रहे हैं, आप किसी बारूदी सुरंग से या समुद्री सुरंग से ना टकरा जाएं। इसलिए ईरान उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसा व्यवहार ईरान का बाकी देशों के साथ इतना लचीला नहीं है जितना भारत के प्रति है। ऐसे ही इजराइल के साथ है। इजराइल के राजदूत, इजराइल के प्रधानमंत्री सब बात करने में लगे हैं कि यार कैसे भी इसको निपटाओ, लेकिन बस एक ही डर है कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है वो अपने आप को विश्व गुरु दिखाने के चक्कर में, अपने आप को ये दिखाने की वो अमेरिका का कितना बड़ा एलाई है और वो अरब देशों की कितनी बड़ी मदद कर रहा है, उसके चक्कर में अपनी ज़मीन से ईरान के ऊपर हमला ना करा दे। अगर पाकिस्तान ने ये बेवकूफ़ी कर दी और अपनी ज़मीन से ईरान के ऊपर हमला किया तो आप ये मान के चलिए ये युद्ध जो है वो हमारे दरवाजे में पहुँचने में सेकंड भी, रत्ती भर भी देर नहीं लगेगी। और कोई भी बड़ा अगर नुकसान होगा तो उसमें पूरी दुनिया जो है वो हाथ मसलती रह जाएगी, क्योंकि इस युद्ध को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। खबरें यहाँ तक हैं कि अगले कुछ महीनों में या हफ्तों में अगर इंटरनेट तबाह हुआ इस जंग में तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आएगा। महामंदी जो हम लोग ने जो नुकसान देखा था ना कोरोना के वक्त, वो कुछ भी नहीं था, वो तो एक बैक्टीरिया से लड़ाई थी। यहाँ तो इतने बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए हैं युद्ध के, जिन्हें साफ करते करते इंसान खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि अगर युद्ध अभी जल्दी नहीं रुका 1-2 हफ्ते के अंदर तो फिर विनाश तय है। जो भी आगे का बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान कौन सी चिप्स को मिसाइलों में इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से वो नागिन की तरह लहराती हैं, कभी चकमा दे के निकल जाती हैं, कभी खो खो खिलाड़ी की तरह कट मार के निकल जाती हैं। ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा बहुत जल्द, और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ बताऊंगा। मेरी सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है, हर टिप्पणी पर अपनी टिप्पणियां जरूर करिए, अपने आप को एक वॉर एनालिसिस के आधार पर समझिए कि आप क्या सोचते हैं इस युद्ध के बारे में, हकीकत में किसका पलड़ा कितना भारी है, और आखिर में ईरान को इस युद्ध में क्या साबित करना है और अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध से कैसे बाहर निकलेंगे, इस पर आप जरूर टिप्पणियां करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।